फाइंड द वर्क डन इन सबमर्जिंग द सिलेंडर कंप्लीटली। अभी देखो यहाँ पे अपन कह रहे कि वर्क डन जब भी फाइंड करना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं बेटा। वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे, एक तो हमें वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स प्लस वर्क डन बाय बॉयंट फोर्स, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स माइनस ऑफ वर्क डन बाय पॉइंट फोर्स, ये अपने पास होगा। अभी वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, तो सिंपल मैं ये कह सकता हूँ कि सिलेंडर को पूरा का पूरा बेटा इस टाइप से इमर्ज करना है लिक्विड के अंदर। ये जो सिलेंडर है उसको अपन इस टाइप से इमर्ज अगर करते हैं तो ये सर वाले, जो वर्क डन होता है वो तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है ना। वो तब होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स, हम फोर्स लगा रहे हैं और हमें हाँ, इसको प्रेस एक्स करके नीचे ले जाना है। तो अपन कह रहे हैं केवल अपन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेंगे। अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा जाता है तो वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। सर अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो वो चेंज इन किनेटिक हर बार हो जाता है, उसका हाँ फॉर्मूला। हाँ, मतलब अपन कहेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो, यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो बॉइंट फोर्स काम कर रहा है, एक ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, और एक हम काम कर रहे हैं, और इन तीनों का सम जीरो होना चाहिए, क्योंकि टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो के इक्वल है। ठीक है। जब केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर ग्रेविटेशन फोर्स पूछा जाए तो हम कह सकते थे। अभी ये वाली बेटा फाइनल सिचुएशन इसका होगा, तो मुझे यहाँ पर पहले वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करना था। और वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स को अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेटा। और यहाँ पे अपने को मिला कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या डायरेक्टली अपन वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स भी कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बेटा ये L/3 है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो सेंटर ऑफ मास ये बेटा सिचुएशन होगा, ये हाइट कितना होगा, L/6 होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। और अभी अपन कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास इस वाटर से कितना नीचे होगा, L/2 पे होगा। तो सेंटर टोटल ऑफ मास, 12/3। या पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आया, और वेट फोर्स बेटा नीचे की तरफ है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स अपन कह सकते हैं mg इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बेटा, डेल्टा वाई सी एम। और उसको बेटा आपने लिखा mg दैट इज इक्वल्स टू L/2 प्लस L/6 बेटा। और ये बेटा अपने कितना टू मिलेगा, एम जी एल बाई 2mg/3। और वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स पॉजिटिव है क्योंकि हम फोर्स की डायरेक्शन में सिलेंडर है मूव कर रहा है। अभी अपन कह रहे हैं कि सेकेंड मुझे वर्क डन बाय बॉइंट फोर्स फाइंड करना था। तो बॉइंट फोर्स के कारण वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, ये अपने को फाइंड करना है। तो इसके लिए बेटा अपन कहेंगे कि बॉइंट फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है, तो किसी मोमेंट पर हमने बेटा इसको डिस्प्लेस किया, और किसी मोमेंट पर ये y, यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि इसको y हाइट से इमर्ज किया, ये बेटा y है। और dy अपन और अगर करना चाहे तो बॉइंट फोर्स बेटा कहाँ पे लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है बेटा, डाउनवर्ड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि DWBF बेटा, किसी मोमेंट पर ये y हाइट से इमर्ज है, तो हम कह सकते हैं बेटा पाई r²y, ये अपन कह रहे कि वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया, इनटू बेटा रो इनटू जी विथ माइनस होगा, और उसको dy से मैंने और डिस्प्लेस किया तो ये अपने dy हो गया। अभी टोटल वर्क डन बाय बॉइंट फोर्स अगर फाइंड करने का कहे तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। मतलब हमने कहा
माइनस पाई आर स्क्वायर रो वाई रो जी वाई इंटू डी वाई। इनिशियली बेटा वाई कितना था, इनिशियली वाई L/3 था, और फिर वाई कितना हो गया, पूरा का पूरा इमर्ज हो गया, L हो गया। तो इसको अपन कह सकते हैं माइनस पाई आर स्क्वायर रो जी, और ये बेटा अपन कह रहे कि वाई स्क्वायर बाई 2 हो गया, लिमिट L/3 टू L हो गया। और उसको बेटा अपन इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी लिमिट पुट करेंगे, तो माइनस पाई आर स्क्वायर ये बेटा रो जी, और यहाँ से अपने को मिला वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 को बेटा अपने बाहर ले लिया, और ये अपने पास L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 9 के इक्वल होगा, और 2 को बाहर ले लिया, ये 2 हो गया, और यहाँ से भी, या इसको इस टाइप से लिख लो 1/2। अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला, ये बेटा अपने को मिलेगा माइनस पाई आर स्क्वायर रो जी अपॉन बेटा 2, और यहाँ से अपने को मिला 8 L स्क्वायर अपॉन 9 के इक्वल होगा। यहाँ से बेटा 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4 हो गया, मीन्स इसको अपन कह सकते हैं -4/9 पाई आर स्क्वायर रो जी इंटू L स्क्वायर के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 2। अभी बेटा अपन कह रहे कि टोटल वर्क डन या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की बात करें, तो वो अपने को मिला था वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स माइनस ऑफ वर्क डन बाय बॉइंट फोर्स, और उसको अपन लिख सकते हैं माइनस, ये बेटा अपने को मिला था 2/3 mgl माइनस ऑफ -4/3, और ये पाई आर स्क्वायर रो जी एल स्क्वायर। क्लियर बेटा। अभी देखो अपने को m दिया हुआ नहीं है, तो m को अपन कैसे फाइंड करेंगे, तो इनिशियली सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में बेटा डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, mg होगा वेट फोर्स, और उसका अपन कह रहे कि वेट फोर्स इक्वल्स टू बॉइंट फोर्स, और बॉइंट फोर्स किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर L/3 बेटा, वॉल्यूम हो गया, रो इंटू जी हो गया। तो जो mg की वैल्यू अपन लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर L/3 रो जी, की वैल्यू बेटा पुट करेंगे इस mg की जगह, तो हमें मिला माइनस, ये बेटा अपन कह रहे कि 2/3, 3 और 3 9 हो गया, तो 2/9 पाई आर स्क्वायर रो जी इंटू एल स्क्वायर के इक्वल होगा, और प्लस 4/3 पाई आर स्क्वायर रो जी एल स्क्वायर के इक्वल होगा, और फाइनली वी विल गेट प्लस 2/9, सर ये 4/9 था, 2/9 पाई, ये 4/9 था, तो 2/9 पाई आर स्क्वायर रो जी एल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि वर्क डन होगा, इसको पूरा का पूरा सबमर्ज करने के लिए टोटल इतना वर्क डन करना पड़ेगा, ये इसका आंसर है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड में सबसे फर्स्ट जो फ्लूइड है उसको अपन कहेंगे स्टेडी फ्लूइड, स्टेडी फ्लूइड, या हम कहेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लूइड, सॉरी टाइप्स ऑफ फ्लूइड नहीं, टाइप्स ऑफ फ्लो की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ फ्लो। सबसे फर्स्ट है स्टेडी फ्लो, दूसरा अपन इसको लैमिनार फ्लो भी कहते हैं, लैमिनार फ्लो, या हम इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कह सकते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। अभी स्टेडी फ्लो किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे कि ऐसा फ्लो जिसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है एट एवरी टाइम,
मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे बेटा अपन कह रहे कि ये एक फ्लूइड पार्टिकल इस टाइप से फ्लो कर रहा है या फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उस पर एक पॉइंट बेटा ए लिया, तो हम कहेंगे ए पॉइंट पर आने वाले हर पार्टिकल की वेलोसिटी हर टाइम कांस्टेंट रहेगा। अगर एक पॉइंट बेटा बी है तो बी पर आने वाले हर पॉइंट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये बी है, बी पर बेटा ये टेंजेंट हम इधर ड्रॉ कर सकते हैं, तो बी पॉइंट पर आने वाले हर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स इन स्टेडी फ्लो हम ये कह सकते हैं कि वी ए वो कांस्टेंट होगा और वी बी वो भी कांस्टेंट होगा। बट वी ए और वी बी का इक्वल होना जरूरी नहीं है, अलग अलग कांस्टेंट है। मतलब ए पॉइंट पर आने वाले हर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट, बी पॉइंट पर आने वाले हर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं द फ्लूइड फ्लो the fluid flow in which in which the velocity of fluid particle at the given point at the given point at every instant at every instant remains constant remains constant। हर टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी फ्लूइड पार्टिकल आएगा उसकी वेलोसिटी बेटा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो। अभी बेटा अपन कह रहे कि स्टेडी फ्लो को हम एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं जिसे अपन स्ट्रीम कहते हैं, इसलिए इस फ्लो को अपन स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कहेंगे a steady flow a steady flow is represented by some hypothetical lines drawn in the direction of in the direction of drawn in the direction of hypothetical lines drawn in the direction of fluid flow, which is called a stream, which is called a stream. Hence it is also called a streamlined flow, a streamline flow। अभी बेटा अपन कह रहे कि जब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का कुछ प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो हम कहेंगे बेटा द टेंजेंट ड्रॉन ऑन स्ट्रीम लाइन गिव्स वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट द गिवन पॉइंट। तो फर्स्ट अपन कहेंगे द टेंजेंट ड्रॉन on the fluid particles
tangent drawn on the fluid particles gives the direction of velocity of the fluid particle at the given point जैसे बेटा अभी अपने डिस्कस किया था, ये जैसे एक स्ट्रीम है और स्ट्रीम पर ये एक पॉइंट यहाँ पे वेलोसिटी बेटा टेंजेंशियल होगा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इस टाइप से टेंजेंशियल होगा। तो ये अपन कह रहे कि जैसे पॉइंट ए है तो ए की वेलोसिटी बेटा बी वेक्टर होगा, ये पॉइंट बी है तो बी की वेलोसिटी वी बी वेक्टर होगा। हम यहाँ पर कहेंगे कि जो वी ए है वो इंडिविजुअली कांस्टेंट होगा। अगर अपन वी बी की बात करें तो वी बी भी कांस्टेंट आएगा, बट वी ए और वी बी का इक्वल होना जरूरी नहीं है। हम यहाँ पर कहेंगे वी ए नॉट इक्वल्स टू वी बी। सेकेंड पॉइंट बेटा अपन कहेंगे जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ते थे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, उसी टाइप से दो स्ट्रीमलाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि टू स्ट्रीमलाइंस never intersect to each other because at intersection point we can draw two tangents which gives two different direction at a single point, which is not possible जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि जैसे एक स्ट्रीम ये हो गया, दूसरी अपन कह रहे कि ये है, अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर अपन दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक टेंजेंट इधर हो गया, एक टेंजेंट इधर हो गया, और ये यहाँ पे क्या बता रहा है, दो डिफरेंट डायरेक्शन, एक ये और एक ये। क्या ये पॉसिबल है? तो अपन कहेंगे कि नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये दो स्ट्रीमलाइन की प्रॉपर्टी है। अभी अपन कह रहे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो के बाद में दूसरा जो फ्लो हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। सेकेंड जो टाइप का फ्लो है उसको अपन कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो या नॉन स्टेडी फ्लो, या टर्बुलेंट फ्लो अपन कह सकते हैं। अभी टर्बुलेंट या नॉन स्टेडी फ्लो क्या है? ऐसा फ्लो जिसके अंदर हर फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी हर टाइम पे डिफरेंट हो। जैसे वाटरफॉल में अपन कह रहे कि जो फ्लूइड का फ्लो है उसको अपन टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं, द फ्लूइड फ्लो in which the velocity of fluid particle at every point and at every time
will be different. Will be different. Any point और any time पर velocity different होती है. The fluid flow in which the velocity of fluid particle at every point and at every time will be different is called turbulent flow. और उसका एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं फ्लो ऑफ वाटरफॉल. फ्लो ऑफ वाटरफॉल. वाटरफॉल के अंदर हर पार्टिकल की हर टाइम वेलोसिटी डिफरेंट होगी. नेक्स्ट अपन बात करेंगे रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो. रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो. अभी रोटेशनल फ्लो किसे कहेंगे? तो हम कहेंगे ऐसा फ्लो, ये जैसे अपन कह रहे कि स्ट्रीम है, इस टाइप से अपन कह रहे कि स्ट्रीम है, और इस फ्लो के अंदर हमने इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि एक व्हील टाइप स्ट्रक्चर रखा. और जब अपन व्हील टाइप स्ट्रक्चर रखते हैं तो ये रोटेट करता हुआ आगे बढ़ता है. ये बेटा अपन कह रहे कि रोटेट, इस टाइप से रोटेट करता हुआ आगे बढ़ेगा तो उसको अपन रोटेशनल फ्लो कहेंगे. दैट इज रोटेशनल फ्लो. और अगर अपन कह रहे कि विदाउट एनी रोटेशन ये ऑब्जेक्ट मूव करे, सर्कुलर ऑब्जेक्ट, तो उसको अपन इरोटेशनल फ्लो कहेंगे. मतलब सीधा मूव करे, इसमें एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशन ना हो, तो उसको अपन ये जैसे ऑब्जेक्ट है, व्हील लाइक स्ट्रक्चर है, और इस व्हील लाइक स्ट्रक्चर में जैसे अपने इसको इस लिक्विड में रखेंगे तो इसके पास केवल लीनियर वेलोसिटी होगी. तो इस टाइप के फ्लो को अपन इरोटेशनल फ्लो कहेंगे. इरोटेशनल फ्लो. नेक्स्ट अपन बात करेंगे विस्कस और नॉन विस्कस फ्लो. विस्कस एंड नॉन विस्कस फ्लो. जैसे बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर एक सरफेस दूसरी सरफेस पर कोई रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई नहीं कर रही है तो उसको नॉन विस्कस फ्लो कहेंगे, और अगर अप्लाई करती है तो उसको विस्कस फ्लो कहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल कैस्टर ऑयल, जो अपन बाइक या कार में डालते हैं, कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल थिक होता है, उसको अगर अपन फ्लो करवाएंगे तो बहुत धीरे धीरे फ्लो करेगा, तो ये विस्कस फ्लो है. अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो डिस्टिल्ड वाटर का जो फ्लो है वो कैसा होगा? नॉन विस्कस होगा, उसमें विस्कोसिटी 0 होती है. तो इस टाइप के फ्लो को अपन नॉन विस्कस फ्लो कहेंगे. अभी बेटा यहाँ पे अपन बात करेंगे आइडियल फ्लूइड की, कि जैसे हम कोई भी डिस्कशन नहीं दिया हुआ है तो हम आइडियल फ्लूइड को लेके चलेंगे. तो आइडियल फ्लूइड फ्लो वो किसे कहेंगे? तो हम कहेंगे नॉन विस्कस, नॉन कंप्रेसिबल, स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड फ्लो. तो आइडियल फ्लूइड फ्लो में अपन कहेंगे कि नॉन विस्कस, नॉन विस्कस, नॉन कंप्रेसिबल, नॉन विस्कस, नॉन कंप्रेसिबल एंड स्टेडी फ्लो is called ideal fluid flow. आइडियल फ्लूइड फ्लो नॉन विस्कस है और नॉन कंप्रेसिबल और स्टेडी फ्लो होता है, उसको अपन आइडियल फ्लूइड फ्लो कहेंगे. अभी बेटा अपन कह रहे कि यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन. कंटिन्यूटी इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन है क्या? दैट इज बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन लॉ. कंटिन्यूटी इक्वेशन. तो अगर इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग है
तो देखो अपन क्या कह सकते हैं कि डेल्टा एन, उस मास को अपन लिखेंगे तो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बेटा, तो हमने लिखा A1 इंटू डेल्टा x1 वॉल्यूम, डेंसिटी बेटा रो अपॉन डेल्टा टी। दूसरी तरफ बेटा अपन कहेंगे कि A2 ये अपने पास डेल्टा x2 वॉल्यूम, डेंसिटी रो अपॉन डेल्टा टी। अभी बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा टी, उसको अपन v1 लिख सकते हैं, और डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा टी उसको अपन v2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, A1 v1 इक्वल्स टू A2 v2। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी को अपन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहेंगे। AV इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट मीन्स वी कैन से कि स्पीड है वो उसके क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड को डिक्रीज होना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है तो स्पीड इंक्रीज होगी। तो ये बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अपन जो फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो अपन कहेंगे A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 के इक्वल हो। अगर बेटा ठीक है यही जी। नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो चेंज हो जाएगी। तो एक नोट करके अपन लिखते हैं, फॉर नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड, नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड, और जब नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो ये इक्वेशन हो जाती है बेटा A1 V1 रो 1, क्योंकि डेंसिटी है वो भी चेंज हो रही है, इक्वल्स टू A2 V2 रो 2, और उसको फिर अपन लिखेंगे A V रो इक्वल्स टू कांस्टेंट। नॉन कंप्रेसिबल अगर फ्लूइड है तो एक डेंसिटी वाली टर्म भी यहाँ पे अपन यूज करेंगे, A V रो इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद में बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल है फ्लूइड डायनेमिक्स का। 90% पार्ट इसी पर बेस्ड है, फ्लूइड बर्नौलीज थ्योरम पर। और बर्नौलीज थ्योरम कहती क्या है कि जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक ट्यूब है, इस टाइप से अपन कह रहे ट्यूब है, ये बेटा अपन कह रहे कि इसका रेफरेंस पॉइंट अपने लिया, यहाँ पे हाइट h1 है, ये हाइट h2 है, सेकेंड एंड h2 हाइट पर है रेफरेंस पॉइंट से, फर्स्ट h1 हाइट पर है। फर्स्ट जो एंड है वहाँ पर अपन कह रहे कि स्पीड v1 है, सेकेंड एंड है वहाँ से स्पीड v2 है। फर्स्ट एंड पर जो प्रेशर है वो P1 है, सेकेंड एंड पर प्रेशर P2 है। सपोज अपन कह रहे हैं कि एक इसका वॉल्यूम अपने लिया, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो वैलिड रहेगा ही। तो अभी अपन क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, अगर इस थ्योरम को अपन इसका स्टेटमेंट लिखे तो वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, potential energy and the kinetic energy per unit volume, kinetic energy per unit volume remains constant, remains constant। कोई भी बेटा अपन कह रहे फ्लूइड है, और फ्लूइड कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन
या आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। अगर नॉन विस्कस फ्लो है तो अपन ये बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट अपन लिख भी लेते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम the sum of pressure energy, potential energy and the kinetic energy per unit volume remains constant, or Bernoulli's theorem is valid. Bernoulli's theorem is valid only for a streamline flow. A streamline, non-compressible and non-viscous flow. Sorry, हाँ, non-viscous flow. अभी बेटा बर्नौलीज थ्योरम हमने कहा द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। और उसका मैथमेटिकल इक्वेशन अपन देखें तो हमने कहा P प्रेशर एनर्जी हो गया, रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, और हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। और इस तीनों का सम गिवन फ्लूइड के लिए कांस्टेंट होगा। तो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी है P, इसको बेटा अपन कहेंगे P डेल्टा वी, ये वर्क डन हो गया, और डेल्टा वी, तो ये बेसिकली प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। प्रेशर एनर्जी होता है P इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, तो उसको अपन प्रेशर P से डिनोट करेंगे। तो जो P यहाँ पे डिनोट कर रहा है वो है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो बेटा रो जी एच है उसको अपन कह सकते हैं डेल्टा एम जी एच अपॉन डेल्टा वी। पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा एम जी एच होता है, डेल्टा वी से डिवाइड करेंगे तो रो डेंसिटी हो गया, इसको अपन कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड हाफ रो वी स्क्वायर, ये कहाँ से आया, तो अगर कोई डेल्टा एम मास का फ्लूइड पार्टिकल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ डेल्टा एम वी स्क्वायर, और मैंने डेल्टा वी वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो ये जो टर्म यहाँ पे मिली उसको अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का समटा गिवन फ्लूइड के लिए कांस्टेंट आएगा। एक अनदर फॉर्म भी अपन कह सकते हैं कि मैं इस पूरी इक्वेशन को रो जी से डिवाइड करता हूँ, तो P अपॉन रो जी प्लस बटा एच प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये भी अनदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम है, P बाय रो जी प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी। यहाँ पे बेटा जो आपने लिखा P बाय रो जी, उसको अपन कहेंगे प्रेशर हेड। प्रेशर हेड, हेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी डायमेंशन बेटा डिस्टेंस के डायमेंशन के इक्वल होती है, हाइट की डायमेंशन के इक्वल होती है, इसलिए अपन उसको हेड कहेंगे। तो P बाय रो जी दैट इज कॉल्ड प्रेशर हेड। H जो है उसको अपन कहेंगे एलिवेशन हेड। एलिवेशन हेड एंड वी स्क्वायर बाय टू जी उसको अपन कहेंगे वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो उसके लिए प्रेशर हेड, एलिवेशन हेड और वेलोसिटी हेड का सम बेटा ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये हेड के फॉर्म ठीक। में बर्नौलीज थ्योरम का अनदर फॉर्म है। P बाय रो जी को प्रेशर हेड कहेंगे, H को एलिवेशन हेड, वी स्क्वायर बाय टू जी सॉरी वेलोसिटी हेड, H अपने पास एलिवेशन हेड है। और हेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ठीक। इन सब की डायमेंशन हाइट के इक्वल होती है।
अभी इसका अगर प्रूफ देखे बेटा कि ये आया कहाँ से, बर्नौलीज थ्योरम का अगर प्रूफ देखे कि भी कहाँ से अपने को मिला, तो इसके लिए बेटा अपन ये कह सकते हैं कि ये जैसे एक ट्यूब है जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये अपने पास एक रेफरेंस पॉइंट लिया कि हाइट फर्स्ट एंड की h1 है, सेकेंड जो एंड है उसकी हाइट h2 है, ये h1 है, ये बेटा हाइट h2 है, यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, ये एक फ्लूइड पार्टिकल लिया और इस फ्लूइड पार्टिकल की ये वेलोसिटी बेटा v1 है, और जब ये फ्लूइड पार्टिकल आउट हो रहा है तब उसकी वेलोसिटी v2 है। सपोज बेटा अपन कह रहे हैं कि इसकी डिस्टेंस लेंथ डेल्टा एक्स है और इसका क्रॉस सेक्शन ए है, और इसका मास अपन डेल्टा एम ले लेते हैं, ये बेटा अपन कह रहे हैं कि डेल्टा एम। अभी जो बर्नौलीज थ्योरम है वो वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड है, तो सबसे फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम is based on work energy theorem, वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस इक्वल्स टू बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे, तो एक तो बेटा अपन कहेंगे वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स है, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स है, इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स क्या होगा, तो वर्क डन बाय प्रेशर की अगर अपन बात करें तो हम कह रहे हैं जो एलिमेंट लिया है, तो ये बेटा अपन कह रहे हैं P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V के इक्वल होगा, ये वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स है। अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स कहें तो वो क्या होगा बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एम फाइनल सॉरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा एम जी H1 माइनस बेटा डेल्टा एम जी H2, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो फोर्स होता है वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो वो होता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और फिर अपन डेल्टा के की बात करें तो डेल्टा के होता है फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। फाइनल काइनेटिक एनर्जी को अपन लिख सकते हैं हाफ डेल्टा एम V1 का स्क्वायर और डेल्टा एम V2 का स्क्वायर, और इनिशियल अपन कह रहे हैं कि हाफ डेल्टा एम इंटू V1 स्क्वायर। ये तीनों अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो क्या मिलता है, वर्क डन बाय प्रेशर बेटा अपने को मिला P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V। वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स अपने को मिला डेल्टा एम जी H1 माइनस डेल्टा एम जी H2 इक्वल्स टू हाफ डेल्टा एम V2 का स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम V1 का स्क्वायर। वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी हम वन वन टर्म को एक तरफ रखेंगे तो P1 डेल्टा V प्लस डेल्टा एम जी H1 प्लस हाफ डेल्टा एम V1 का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू P2 डेल्टा V प्लस डेल्टा एम जी H2 प्लस हाफ डेल्टा एम V2 का स्क्वायर होगा। अभी मैं इस पूरी इक्वेशन को बेटा डेल्टा V से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि ये तो डेल्टा V के अंदर टोटल वर्क डन है और हमें वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो इस पूरी इक्वेशन को डेल्टा V से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या मिला, ये जैसे फर्स्ट अपने पास है P1 डेल्टा V अपॉन डेल्टा V प्लस डेल्टा एम जी H1 अपॉन डेल्टा V प्लस हाफ डेल्टा एम डेल्टा V V1 का स्क्वायर इक्वल्स टू हमने लिखा बेटा P2 डेल्टा V अपॉन डेल्टा V प्लस
डेल्टा एम जी एच टू अपॉन डेल्टा वी प्लस हाफ डेल्टा एम वी टू का स्क्वायर अपॉन डेल्टा। अब यहाँ पे अपन क्या कहेंगे कि ये जैसे प्रेशर P1 है प्लस यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि एक टर्म अपने को मिलेगी जैसे डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी मास अपॉन वॉल्यूम। उसको बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम को हमने डेंसिटी लिखा। तो फर्स्ट जो टर्म है वो अपने को मिला P1, सेकेंड टर्म रो जी एच वन प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर होगा। तो ये जैसे अपने को मिला P1 प्लस रो जी एच P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। मतलब अगर अपन कह रहे दो पॉइंट दिए हैं तो उस दो पॉइंट की टोटल एनर्जी हमेशा इक्वल रहेगी क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि कोई भी गिवन पॉइंट है उसकी प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसी को बेटा अपन बर्नौलीज थ्योरम कहेंगे। P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ये इसका प्रूव हो गया कि मैग्नस जो इफेक्ट होता है या बैट्स बॉलर जो है वो बॉल करता है तो उस बॉल को रब करता है ना, उसकी शाइनिंग को कम करता है। और शाइनिंग कम होने से क्या होता है, बॉल ज़्यादा स्पिन होगी, उसकी रफनेस ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये जो वेलोसिटी है वो इरेगुलर हो जाएगी। मतलब जैसे रफनेस आया वेलोसिटी में हाँ ऑपोज सर, ज़्यादा हुआ। इसका हाँ इसका एक एप्लीकेशन देखा था मैंने हाँ रियल तो लाइफ। यस, तो ये अपन कह रहे हैं कि रफनेस, जैसे कभी कभार बैट्समैन क्या करता है, कोई प्लेयर होता है उस पे फाइन लगा दिया कि भी वो टेम्परिंग कर रहा था बॉल को, नाखून से कुरेद दिया उसने बॉल को। तो जब टेम्परिंग ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा रफ होगा तो स्पिन ज़्यादा होगी, बैट्समैन को खेलने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि अच्छा। वो टेम्परिंग जो है वो उसका रीजन मतलब इस बॉल को सपोर्ट करता है, स्पिन करता है। तो इसको अपन मैग्नस इफेक्ट कहेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन यहाँ पे अपन बात करेंगे, दैट इज अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट फोर्स। अभी तो अप थ्रस्ट फोर्स कैसे लगेगा, जैसे अपन कह रहे कि एक ये न्यूज़पेपर है, आपने देखा होगा बेटा कि जब एयर, अच्छा वैसे सर, जो हाँ पिछले केस में मतलब उसमें बॉल नीचे नीचे जाना चाहिए। हाँ नीचे जाना चाहिए, अगर हम एंगुलर ठीक है सर। वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट कर ले तो वो बॉल हम्म। ऊपर चली जाएगी। तो मतलब अभी जो इस पे नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो उसके ग्रेविटी से ज्यादा है, एमजी से ज्यादा है। एक मिनट देखो, मैं इसको वापस, मतलब जैसे जो पिछले केस में था, हाँ इसमें अगर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो उसका हाँ जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो एमजी से ज्यादा होना चाहिए। नहीं, एमजी से ज्यादा नहीं, एमजी और वो फोर्स, और एमजी तो नीचे लगता ही है, और हाँ और जो नीचे एक फोर्स और लग गया तो जो बॉल सीधी जानी चाहिए वो बॉल स्ट्रेट ने जाके अचानक, देखो बॉल ऐसे ठीक जा है रही सर, होगी और ठीक फिर है। हाँ अचानक से चले जाएगी। हाँ अभी देखो इसी में अगर ठीक मैं है सर। रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज कर लेता हूँ, जैसे ये वो ऊपर फोर्स लग जाए। हाँ, तो उस केस में अपन कह रहे कि ये जैसे ठीक है बॉल है, सर, समझ रहे हैं। ओके सर। अभी हमने इसको एंगुलर मैंने इसका वेलोसिटी, क्रिकेट में एप्लीकेशन नहीं देखा था, वो ऑनलाइन वो देखा था। ओके, तो ये जैसे अपन कह जैसे रहे, हाँ अगर आप बहुत ऊंचाई से एक बॉल को मतलब स्पिन करके फेंकोगे तो वो मतलब कर्व पाथ पे जाएगा। कर्व पाथ पे जाएगा, उसका रीजन ये है।
इसी ठीक इसी है। इफेक्ट को अपन मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे बेटा नेट वेलोसिटी बढ़ गया, यहाँ पे अपन कह रहे कि वेलोसिटी इधर है और ये वेलोसिटी इधर है, तो कम हो गया। मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फोर्स लगता है। ठीक है। अभी अपन कह रहे कि जैसे बेटा एक न्यूज़पेपर है और उसको आपको ऊपर उठाना है, तो आप एयर का ब्लो कहाँ पे करोगे? नीचे करोगे या ऊपर करोगे? सर ऊपर। ऊपर। गुड। जैसे अपन कह रहे हैं कि अगर एयर स्ट्रीम यहाँ पर ये ऊपर जैसे एयर जा रही है और उसकी वेलोसिटी अपन कह रहे कि बढ़ा दे, ये अपन कह रहे कि वेलोसिटी बढ़ गया, और नीचे अपन कह रहे कि वेलोसिटी कम है। तो नीचे वेलोसिटी कम है तो हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब ऊपर की तरफ बेटा अपन कह रहे कि एक इस पर अपथ्रस्ट लगेगा। तो न्यूज़पेपर को जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई बंद एकदम क्लोज क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है किसी मकान में, और जैसे टीन का शेड वगैरह लगा हुआ है, और बारिश के सीजन में अगर आंधी वगैरह आती है तो वो टीन उड़ के चले जाते हैं। और उसका रीजन क्या है कि क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होने के कारण जो जैसे कोई भी मकान बंद था तो उसमें हाई प्रेशर जनरेट हो गया। ऊपर तो तेज हवा चल रही है, ऊपर तेज हवा चल रही है तो V बढ़ा तो P क्या होगा? कम हो जाएगा। और अंदर हमने वेलोसिटी, हमने एयर को जाने दिया ही नहीं, हमने दरवाजे वगैरह सब बंद करके रखे हैं, तो क्या होगा? अंदर हाई प्रेशर जनरेट होगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो अपन कह रहे कि वो टीन के शेड उड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ठीक है। एरोडायनेमिक शेप का। एरोडायनेमिक शेप। तो सर वैसे ये ही फिर उसका भी रीजन यही है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं रखा है, कोई भी सरफेस पे रखा है, और उसके ऊपर से कोई बहुत तेजी से कोई और चीज मूव करे तो वो सक आउट हो जाएगा, वो ऊपर चले हाँ, वो जाएगा ऊपर ऑब्जेक्ट। चला जाएगा क्योंकि ऊपर एयर का फ्लो बढ़ गया, V बढ़ गया तो P कम हो गया, और नीचे एयर है नहीं, तो नीचे एयर का फ्लो जीरो है ठीक है। तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए अपन पंखा चालू करेंगे तो क्या होगा? सभी चीजें ऊपर की तरफ उड़ के जाती है। पेपर हाँ वगैरह पड़ा है तो ऊपर की तरफ उड़ने का रीजन ये है कि हाँ हाँ। वेलोसिटी अपन कह रहे कि बढ़ गया तो प्रेशर, ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर बढ़ गया तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर फोर्स लगेगा। ठीक है सर। अभी जैसे अपन कह रहे कि एरोप्लेन, उसकी जो शेप है वो एक एरोडायनेमिक शेप होती है, स्पेशल शेप डिजाइन की जाती है, ये एरोडायनेमिक शेप है। और इस एरोडायनेमिक शेप में जैसे बेटा अपन कह रहे कि ये वेलोसिटी V इधर है, तो देखो किस टाइप से उसको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे एयर जो स्ट्रीम है वो ऐसे, ये बेटा ऐसे अपन कह रहे कि वेलोसिटी होगी। अभी देखो इसके ऊपर की तरफ बेटा अपन कह रहे हैं कि जो डेंसिटी है वो बढ़ गया, लेयर पास पास में आ जाएगी बेटा, इसकी स्पेशल शेप के कारण डेंसिटी बढ़ गया, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रहा है, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो बेटा प्रेशर क्या होगा? कम होगा। V इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। और नीचे अपन कह रहे कि V कंपेरेटिव कम है, दोनों की कंपेरेटिव, तो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर अपन कह रहे कि इस पर अब थ्रस्ट लगेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, और ये अपन कह रहे कि एरोडायनेमिक शेप जो एरोप्लेन है उसको टेक ऑफ करने में हेल्प करती है, उसको अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगी। तो जैसे अपन कह रहे हैं कि जो एरोप्लेन है उस एरोप्लेन की साइज के अकॉर्डिंग रनवे की साइज होती है, कि छोटे एरोप्लेन है वो छोटे रनवे से टेक ऑफ कर सकते हैं। बाकी अगर जैसे बोइंग है या बड़ी जिसकी साइज बहुत ज़्यादा है तो उसको अपन छोटे रनवे से टेक ऑफ नहीं करवा सकते। रीजन क्या है कि हर इंजन की एक कैपेसिटी होगी कि वो कितना इस अपथ्रस्ट लगा सकता है। अभी हम कह रहे हैं कि उसको टेक ऑफ करने के लिए क्या होगा कि वो एक पर्टिकुलर स्पीड गेन करेगा,
कि भाई हाँ ये स्पीड गेन कर रहा है और उसकी स्पीड को गेन करवाने के लिए इतना रनवे होना चाहिए। तो जैसे ही वो स्पीड गेन करेगा और फिर उसमें अप थ्रस्ट इंजन लगा रहता है, वो थ्रस्ट इंजन स्टार्ट होगा। तो थ्रस्ट इंजन प्लस उसकी शेप के कारण लगने वाला अप थ्रस्ट दोनों जब मिलेंगे तो वो ऊपर की तरफ टेक ऑफ करेगा। अभी अपन कह रहे कि हमें इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इसको ऊपर उठाने के लिए कितना अप थ्रस्ट लगेगा। तो जो अप थ्रस्ट हम यहाँ पे फाइंड ठीक सर, करना। एक क्वेश्चन है। हम्म। अ, जब हम जो एयरप्लेन के ऊपर वाली हवा है, आपने बोला कि उधर डेंसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी और प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब दो। बट हाँ। जो प्रेशर ज्यादा होने पर वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, वेलोसिटी ज्यादा हो रही है तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि हमने क्या कहा है, बर्नौलीज थ्योरम ये कहती है कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। हाँ सर। और सर अगर और फिर डेंसिटी और हाँ, वेलोसिटी में क्या मतलब है? अपन कह रहे हैं कि डेंसिटी की हम इसको इस टाइप से समझ रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी एयर एक साथ में जा रही है। हाँ, उसकी शेप चेंज होने डेंसिटी की, बढ़। हाँ शेप शेप चेंज होने के कारण अपन कह रहे हैं कि ये बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, हम ये कहना चाह रहे हैं। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो प्रेशर एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। तो ठीक टॉप है पर सर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया मतलब प्रेशर एनर्जी कम, नीचे वेलोसिटी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम। और उसकी साइज, हाइट का यहाँ पर इफेक्ट नहीं ले रहे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का इफेक्ट नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि एयर की डेंसिटी है वो 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है और उसकी साइज 1 मीटर 2 मीटर हाइट का होगा। तो 2-3 मीटर हाइट में अपन कह रहे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होता है। तो अपन कह रहे कि अप ठीक। थ्रस्ट जो लगेगा वो होगा बेटा P2 माइनस P1 इंटू अपन कह रहे कि इसका सरफेस एरिया ए के इक्वल होगा। और इसको बेटा अपन वेलोसिटी के टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं, जैसे P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ये अपने पास है। और उसको बेटा अपन कह सकते हैं कि P2 माइनस P1 इक्वल्स टू हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर होगा। और ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे तो लगने वाला अप थ्रस्ट वो अपने को मिलेगा हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इंटू बेटा सरफेस एरिया ए होगा। ये अपन कह रहे कि लगने वाला अप थ्रस्ट है। अगर प्रेशर दिया है तो ये, अदरवाइज अपन कह रहे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर ए के इक्वल होगा। कभी कभार ठीक है बेटा सर। अपने को उसका वेट फोर्स भी पूछा जाता है। तो अपन कह रहे कि अगर वेट फोर्स फाइंड करना, उसको ऊपर उठा रहा है, तो वेट फोर्स किसके इक्वल होगा, P2 माइनस P1 ए इक्वल्स टू mg बेटा। उसको अप थ्रस्ट करने के लिए इतना प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे m इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं P2 माइनस P1 ए अपॉन जी, या हम उसको लिख सकते हैं हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर ए अपॉन जी, ये इसका मास होगा। तो सर एफ, जो अब थ्रस्ट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, अपथ्रस्ट जो ऊपर उठ रहा है एटलीस्ट अपथ्रस्ट mg के बराबर होगा तभी तो ऊपर उठेगा वो। ठीक है सर। सर थोड़ा ज्यादा नहीं होना चाहिए क्या वैसे अब थ्रस्ट, मतलब एम जी से? हाँ बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए, बट जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो क्रिटिकल कंडीशन लेके चलते हैं, इक्वल वाली कंडीशन। ओके सर। हाँ। नहीं तो अपन अपन mg फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। ओके सर। अभी जो है थर्ड एप्लीकेशन अपन देखेंगे, सॉरी फोर्थ एप्लीकेशन। एंड फोर्थ एप्लीकेशन में अपन कहेंगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इसको अपन टॉरिसलिस लॉ भी कहते हैं, टॉरिसलिस लॉ। velocity of efflux, that means Torricelli's law। velocity of efflux क्या है,
ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये बेटा h हाइट तक लिक्विड फिल किया गया है। टोटल हाइट बेटा अपन कह रहे कि इसमें लिक्विड की कैपिटल H है। अभी यहाँ पे अपन कह रहे कि एक होल किया बेटा मैंने, ये जैसे एक होल है और इसमें से लिक्विड आउट हो रहा है ऐसे, इसकी इस पॉइंट पर इस पे बेटा V है। जो होल है उसका क्रॉस सेक्शन बेटा स्मॉल a है और जो कंटेनर है उसका क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि A जो है वो क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर है और जो स्मॉल a है दैट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ होल है। होल का क्रॉस सेक्शन बेटा स्मॉल a है और अपन कह रहे हैं कि कंटेनर का क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है। हमने कहा बेटा इसकी टॉप सरफेस से h हाइट पर अपने होल्ड किया बेटा, ये हाइट h है। अभी अपने को v की वैल्यू फाइंड करना, तो हम क्या अप्लाई करेंगे बेटा, बर्नौलीज थ्योरम। तो अभी अपन कह रहे हैं यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम हमें स्मॉल v की वैल्यू बेटा फाइंड करना है, तो यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। और बर्नौलीज थ्योरम में अपन ये कहेंगे कि एक पॉइंट तो बेटा अपने जस्ट आउटसाइड लिया और दूसरा पॉइंट जस्ट मैंने इनसाइड लिया। एक पॉइंट जस्ट आउटसाइड है और दूसरा पॉइंट इनसाइड है। अभी देखो अपन प्रेशर की बात करेंगे तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा बेटा, पी नॉट होगा। और इसके अंदर का बेटा प्रेशर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं पी नॉट प्लस रो जी एच बेटा, ये इसके जस्ट इनसाइड पॉइंट का प्रेशर होगा। यहाँ का प्रेशर क्या होगा, आउटसाइड, तो आउटसाइड पॉइंट बेटा ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर पी नॉट के इक्वल होगा। और हम इस दोनों पॉइंट के लिए अगर, और यहाँ की वेलोसिटी बेटा, इसको नीचे आने की वेलोसिटी कैपिटल वी है, बाहर वाटर के फ्लो होने की वेलोसिटी वी है। तो हम बर्नौलीज थ्योरम में बेटा ये कहेंगे P1 प्लस हाफ रो P1 का स्क्वायर प्लस बेटा रो जी एच वन इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो ये बेटा V2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच टू के इक्वल होगा। अभी देखो अपन अंदर वाले पॉइंट को मैं 1 ले रहा हूँ, तो यहाँ का प्रेशर कितना, पी नॉट प्लस रो जी एच का, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। काइनेटिक एनर्जी को बेटा अपन लिख रहे हैं हाफ रो कैपिटल वी का स्क्वायर बेटा। हाइट में डिफरेंस जीरो है तो हमने पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लिया। P2 को बेटा अपन लिख रहे हैं पी नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो स्मॉल वी का स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। अब यहाँ पे बेटा पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हाफ ये बेटा रो स्मॉल वी का स्क्वायर माइनस कैपिटल वी का स्क्वायर इक्वल्स टू रो जी एच के इक्वल हो। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे ये इक्वेशन 1 हो गया। अभी देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक स्मॉल वी और दूसरा कैपिटल वी। तो अपन यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेटा, यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और जब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो क्या होता है बेटा, कैपिटल ए कैपिटल बी इक्वल्स टू स्मॉल ए स्मॉल बी, ये इक्वेशन 2 है। और इस इक्वेशन से बेटा मुझे कैपिटल वी को एलिमिनेट करना है, तो हम लिख सकते हैं ए स्मॉल वी अपॉन कैपिटल ए के इक्वल होगा। इसको हमने इक्वेशन 2 लिया। तो ये जो इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 2 को बेटा अपन 1 में पुट करेंगे। तो देखो हमें क्या मिला, इसको बेटा आपने लिखा हाफ, ये अपने पास रो
यहाँ पे अपन कहेंगे कि वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर होगा इक्वल्स टू रो जी एच हो गया। रो से रो कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ से अपन कह रहे कि वी स्क्वायर 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh के इक्वल होगा। हमें बेटा यहाँ पर v की वैल्यू फाइंड करना है, तो v इक्वल्स टू देखो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे बेटा अपन कह सकते हैं v जो है दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ये बेटा 2gh अपॉन 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है, ये अपन कह रहे कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है। इस वेलोसिटी से लिक्विड है वो कंटेनर से बाहर निकलेगा। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि इसमें एक स्पेशल केस लेते हैं, इफ ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए। हम कह रहे हैं कि कंटेनर का क्रॉस सेक्शन जो है वो वेरी स्मॉल है होल की कंपेरेटिव, तो हम बेटा v को क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू रूट टू जी एच के इक्वल होगा। v इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, रूट टू जी एच। इसी को बेटा अपन टॉरिसेलिस लॉ कहेंगे। टॉरिसेलिस लॉ, टॉरिसेलिस लॉ क्या होता है कि अगर एच हाइट पर लिक्विड जो है उस लिक्विड की वेलोसिटी बेटा अपने को फाइंड करना है, तो कितना होगा रूट टू जी एच। मतलब एक पार्टिकल को अपन फ्री फॉल करें बेटा, तो पार्टिकल की एच हाइट पर वेलोसिटी क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं बेटा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। हम फ्री फॉल कर रहे हैं तो यू की वैल्यू क्या हो गया, जीरो, तो वी अपने को क्या मिल रहा है, रूट टू जी एच। मतलब अपन कह रहे हैं कि कोई कंटेनर है उसमें एच हाइट पर होल्ड करे तो उसकी स्पीड और पार्टिकल अगर एच हाइट से फ्री फॉल कर रहा है दोनों की स्पीड सेम होता है, उसी को अपन क्या कहेंगे, टॉरिसेलिस लॉ। ठीक है सर। तो ये अपन कह रहे कि इसी को वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, जिसे अपने टॉरिसेलिस लॉ का। अभी देखो यहाँ पे इसके अलावा बहुत सारे अपने को क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो सबसे फर्स्ट बेटा अपन इसमें फाइंड करते हैं कि रेंज कितना होगा, पानी कितना दूर जाके गिरेगा, तो रेंज ऑफ वाटर, वाटर कितनी डिस्टेंस पर जाके गिरेगा, वो डिस्टेंस अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ये जैसे अपने पास कंटेनर है, ये बेटा अपन कह रहे कि टोटल हाइट एच के इक्वल है, ये हमने कहा। ये एच है बेटा, ये जो रिमेनिंग नीचे वाली जो हाइट है वो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच होगा। यहाँ पे अपन कह रहे कि वाटर वी स्पीड से बाहर निकल रहा है, ये वी हो गया, ये इसमें लिक्विड फिल किया गया है। अब बेटा मुझे ये डिस्टेंस आर फाइंड करना है, और जो आर है वो क्या होता है, आर को अपन कहेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा। हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके हैं, और वो कितना बेटा रूट टू जी एच है, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, एक मिनट बेटा। और यहाँ पे बेटा रेंज अब अगर फाइंड करना है तो रेंज आर वो क्या होगा, रूट टू जी एच इंटू बेटा अंडर रूट टू एच माइनस एच अपॉन जी के इक्वल हो। यहाँ से रूट जी बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपने को मिला टू अंडर रूट एच इंटू एच माइनस एच के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि इस फ्लूइड की रेंज है।